सीटेट 2021 के हर शिफ्ट के अंदर एनसीएफ 2005 यानी कि इस वीडियो से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एनसीएफ 2005 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीटेट में यहीं से आएंगे। सीटेट की हर शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं एनसीएफ के। ये पूरी वीडियो देखना, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वो भी कितने मिनट में? 5 से 7 मिनट में। तो ये जो वीडियो होगी ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। सीटेट के एग्जाम को आप पहली बार देने जा रहे हो, 1-2 नंबर से रह गए हो या फिर इतने नंबर नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखने के बाद एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा और आप इजीली जो है एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये एनसीएफ 2005 में चैलेंज करता हूं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चाहता है कि अब की बार वो फेल ना हो और एग्जाम को अच्छे से क्लियर करे, तो इस वीडियो को लाइक करेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एनसीएफ 2005 में सबसे पहली बात, किसकी प्रेसिडेंसी में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 का प्रारूप तैयार किया था? तो देखिए, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एनसीएफ का प्रारूप तैयार किया गया था। दूसरा, एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। यह कब अस्तित्व में आया? तो शिक्षा बिना बोझ के सबसे प्रमुख सूत्र है और यह अस्तित्व में आया 1993 में। कब? 1993 में। बस्ते का बोझ क्या किया गया? हल्का किया गया। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, तीसरा, एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधारों में ऐसा कौन सा एरर था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था? अब देखिए, मूल्यांकन खुली पुस्तक परीक्षा, यानी कि मूल्यांकन जो था वो गलत हो रहा था और खुली पुस्तक परीक्षा को भी जो है जोड़ दिया गया था। यह सुझाव दिया गया कि बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो अच्छे से किया जाए और ओपन बुक जो है टेस्ट की भी सहूलियत दी जाए। चौथा, स्कूली शिक्षा का अब तक का लेटेस्ट राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 ही स्कूली शिक्षा का अब तक का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब हम इसे शिक्षा विभाग, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो पहले हम इसे क्या बोलते थे? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन अब इसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका नाम बदल दिया गया है। जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 के में कौन से शिक्षण सूत्रों के ज्यादातर उपयोग करने का सुझाव दिया गया है? देखिए, शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिम्स। कौन से टीचिंग मैक्सिम्स टीचर यूज करेगा? नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन कौन से शिक्षण सूत्र यूज होंगे? यानी शिक्षण सूत्र का मतलब चैप्टर शुरू करते वक्त आप चलेंगे नोन टू अननोन। ठीक है, समझ में आया पहली बात। और दूसरा, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये शिक्षण सूत्र ज्यादातर यूज होंगे, एनसीएफ ने कहा है। सातवां, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में कौन सी चीज शामिल है? बिना भार के अधिगम। क्या? बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा। आठवां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 की शुरुआत सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से शुरू होती है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर एक ही व्यक्ति हैं, उनका है। आगे चलिए, 9वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा, स्कूल एंड क्लास का वातावरण में कौन सी बात बताई गई है? देखिए, वातावरण के फिजिकल और मनोवैज्ञानिक आयाम को किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये बताया गया है। यानी कि वातावरण के अंदर
जो फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो लर्निंग को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं ये बताया गया है। करिकुलम किस भाषा से लिया गया शब्द है? करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लाइक ठोक दो, मिस मत करना वरना कई नंबर लूज कर जाओगे। सोशल स्टडीज शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाने का निर्णय लिया गया था? देखिए, सोशल स्टडीज शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने का फैसला 2005 में लिया गया था। 12वां, एनसीएफ 2005 की वर्क प्लेस कहां पर आयोजित की गई थी? एनसीईआरटी नई दिल्ली में। कहां पर? एनसीईआरटी नई दिल्ली में की गई थी। एनसीएफ 2005 में कौन से बात पर बल दिया जाता है? शांति के लिए शिक्षा, ठीक है, और बिना बोझ के शिक्षा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत, इंडियाज ड्रीम के बारे में कौन सी बात बताई गई है? सपनों के भारत की धरातल पर उतारने की युक्ति, यानी कि एनसीएफ 2005 में सपना देखा गया था कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम हो वो अच्छी हो, तो एनसीएफ के थ्रू जो सपने थे उनको पूरा करने की कोशिश की गई है इस धरातल पर। तो एनसीएफ 2005 को स्कूलों में लागू करके जो सपने थे उन्हें पूरा करने की बात की गई है। 15वां, यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे यशपाल जो कमेटी थी उसके अंदर। एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग होगा ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शिल्पकला केंद्र, व्यवसायिक ज्ञान की अनुभूति, ये 3 चीज जोड़ी गई। बच्चे का कॉग्निटिव, फिजिकल, इफेक्टिव डेवलपमेंट हो, उसके अलावा बच्चे को आर्ट एंड कल्चर का पता हो और बच्चे को जो है व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाए ताकि बच्चा कमा खा ले आगे चल के। 17th क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कौन सी परीक्षा कराए जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? देखिए, कहा है कि 10वीं क्लास की जो परीक्षा हो वो ऐच्छिक हो, 10th क्लास के जो एग्जाम हो वो बोर्ड के एग्जाम देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो सिंपल एग्जाम भी दे सके, यानी कि 10th की जो परीक्षा हो वो ऑप्शनल हो। 18वां, सिलेबस निर्माण की आखिर आवश्यकता क्यों है? देखिए, शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, और उसको करने के लिए ही किसकी जरूरत पड़ती है? सिलेबस की जरूरत पड़ती है, करिकुलम की जरूरत पड़ती है। एनसीएफ 2000 का भाषा फॉर्मूला क्या है? देखिए, एनसीएफ के हिसाब से बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी चाहिए, त्रिभाषीय फॉर्मूला है। तो एनसीएफ का भाषा फॉर्मूला कैसा है? त्रिभाषीय, 3 भाषाओं वाला। फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज और तीसरी लैंग्वेज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीएफ का लैंग्वेज का सूत्र है त्रिभाषा सूत्र। तो इसके अंदर ये जो 3 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है हिंदी, राज्य की भाषा। दूसरी है अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैसी है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। और तीसरी है स्थानीय भाषा जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज हो, जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज हो, यानी बच्चे को पहले हिंदी सिखाओ, फिर अंग्रेजी और फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा। ये 3 भाषाओं के ऊपर जोर दिया गया है, बच्चे की स्थानीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। चलिए, तो याद रखना, पहली लैंग्वेज किसे कहा है? हिंदी को, दूसरी अंग्रेजी को, तीसरी स्थानीय भाषा को। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की मिस्टेक क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन गलतियों में सुधार करने में उनकी मदद टीचर कर सकता है। तो गलतियों को पहचान कर उनकी सुधार करने के लिए जो है गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, आप मुझे बताइए इसका वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब बिना बोझ के शिक्षा, यानी कि जो करिकुलम का जो बोझ है उसको कम करना, किताबें कम करना, मोटी मोटी किताबों की जगह जो है फैक्चुअल चीजें बताना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र वास्तव में क्या होना चाहिए? देखिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को उनके डेली लाइफ से जोड़ना। मैथ्स के अंदर एनसीएफ कहता है कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाए उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दो। इससे बाहर एनसीएफ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन देखना। एनसीएफ 2005 में मैथ्स की लंबी आकृति, लॉन्ग फिगर का क्या मतलब है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा, यहीं से देख लो। मैं इस वीडियो में पहले ही बता रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा कि लंबी आकृति का मतलब है एक कंसेप्ट पर दूसरा कंसेप्ट बनाना। संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट, एक कंसेप्ट के थ्रू दूसरा कंसेप्ट बनाना, इसे गणित की लंबी आकृति बोला जाता है। एनसीएफ 2005 किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस देने का काम करता है? करके सीखने पर, लर्निंग विद
लर्निंग विद डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग पर, ठीक है, खुद करके सीखने पर। 27वां क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा, क्लास एजुकेशन को विद्यालय से जोड़ने का आखिर उद्देश्य क्या है? अब देखिए, कला शिक्षा यानी कि बच्चे को आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्यों सिखाए जाते हैं? ताकि बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में पता लग जाए, छात्र के कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो और उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से आर्ट क्राफ्ट जो है बच्चे को सिखाए जाते हैं। एनसीएफ 2005 में क्वालिटी शीर्षक के अंतर्गत, या एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता यानी क्वालिटी शीर्षक के अंतर्गत किस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? देखिए, बालकों यानी स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपीरियंस है और जो पाठ्यक्रम है उसके सुधार के ऊपर जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि जो करिकुलम हो उसको सुधारा जाए और बच्चे को जो एक्सपीरियंस मिले लर्निंग के वो अच्छे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सोशल स्टडीज में कौन से पॉइंट्स को शामिल करने की अनुशंसा की गई? देखिए, सभी स्तर यानी कि ऑल लेवल के शिक्षार्थियों के लैंगिक विकास एवं उससे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। देखो, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में 2 पॉइंट जोड़ने की बात की कि सभी लेवल के ऊपर जो विद्यार्थी हैं उन्हें लैंगिक मुद्दों के ऊपर अवेयर करना है। किन के ऊपर? लैंगिक मुद्दों के ऊपर, और स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य जो संबंधी हेल्थ संबंधी जो मुद्दे हैं उनसे बच्चे को अवेयर करना है। तो ये 2 पॉइंट और जोड़े गए। अब देखो, ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी प्रिंसिपल कौन से हैं? एनसीएफ के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो कितने हैं? 5, याद रखना, 5 है मार्गदर्शी सिद्धांत। वो कौन कौन से हैं? पहला है कनेक्ट लर्निंग विद आउटसाइड ऑफ द स्कूल, यानी ज्ञान जो विद्यालय में दिया जाए उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, क्लासरूम की लर्निंग को जो रियल लाइफ है उससे जोड़ना। दूसरा है रट्टाफिकेशन को दूर करना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। तीसरा है कि पाठ्यचर्या का इस तरीके से समर्थन होगा जहां बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी सिलेबस या करिकुलम जो होगा वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का क्या करे? ओवरऑल डेवलपमेंट करे। चौथा जो मार्गदर्शी सिद्धांत है वो है परीक्षा को लचीला बनाना, यानी कि जो परीक्षा ली जाती थी, एग्जामिनेशन लिए जाते थे, उनके अंदर रैंक ना देना, ग्रेडिंग सिस्टम देना। और पांचवा है एक अधिभावी पहचान का विकास, जिसे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर सभी बच्चों को एक जैसे अधिकार प्राप्त हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो और बिना बोझ के उन्हें शिक्षा मिले। तो ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार प्राइमरी लेवल पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, याद रखना, मदर टंग या मदर लैंग्वेज। प्राथमिक कक्षाओं तक बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, या फिर आप कहें सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में। यह क्वेश्चन भी आएगा। एनसीएफ के अनुसार क्या होगा? सुविधा प्रदान करता, फैसिलिटेटर होगा, यानी कि फैसिलिटी प्रदान करने वाला होगा। आगे, एनसीएफ के अनुसार बच्चों के असाइनमेंट का सही तरीका क्या होना चाहिए? बच्चों के असेसमेंट का सही तरीका क्या होना चाहिए? दैनिक गतिविधियां, यानी कि अगर कोई टीचर अपने बच्चों का इवैल्यूएशन करना चाहता है तो बच्चों की डेली एक्टिविटीज पर उसे नजर रखनी है। ठीक है, लगातार मूल्यांकन करना है। डेली एक्टिविटीज को वो कैसे कर सकता है मूल्यांकन? ऑब्जर्व करके। कैसे करके? ऑब्जर्व करके। कक्षा विषय आर्ट को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए? प्राइमरी लेवल पर भी आप आर्ट पढ़ा सकते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी और अपर प्राइमरी लेवल पर भी, यानी कि पूरे प्राथमिक स्तर पर आप क्या करेंगे? बच्चों को कला की शिक्षा देंगे, आर्ट को जो है एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं यानी रस क्लासेस में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक है? देखिए, ऐसी क्लास जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे हों वहां पर क्रिएटिविटी का होना नामुमकिन है।
क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, सृजनशीलता नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे ही इतने ज्यादा हैं। 38 एनसीएफ 2005 किस सूझ के बेसिस पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है? अब देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, ये कहता है कि जो शिक्षा हो वो कैसी होनी चाहिए? विदाउट बर्डन, यानी कि एक बच्चे के पास ऐसा नहीं है कि 15-15, 20-20 किलो का बैग टंगा हो पीछे, वो बच्चा पढ़ेगा क्या? कुछ भी नहीं, बुक्स को देखकर ही डर जाएगा। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लायक बनाए, बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग के लायक बनाए, यानी कि बच्चा तार्किक रूप से सोच सके, बच्चा अमूर्त रूप से सोच सके और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, इसलिए गणित पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए मूल्यांकन का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी पहली क्लास की बात करें या फिर दूसरी क्लास की बात करें, उनकी डेली एक्टिविटीज को देखना है, डेली एक्टिविटीज को देखकर ही मूल्यांकन होगा। तो कैसे मूल्यांकन होगा? प्रेक्षण द्वारा। कैसे? प्रेक्षण द्वारा। प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन द्वारा। किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन द्वारा। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों का ऑब्जर्वेशन करोगे आप। क्या ऑब्जर्व करोगे? उनकी डेली एक्टिविटी। यही उनके असेसमेंट का सही तरीका है। आगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 का, एनईपी 1986। याद रखना, 1986 इन्हीं की वजह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक विधि में इंटरेस्ट क्यों लेते हैं बच्चे? क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र जो होते हैं वो नाटक विधि में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? ये इंटरेस्टिंग होती है। कैसी होती है? इंटरेस्टिंग होती है। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण यानी चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? अगर आपको रामायण का चैप्टर पढ़ाना है तो आप कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग का। पढ़ाते समय फिगर दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। फिगर का मतलब ये नहीं वो वाली फिगर दिखाओ, फिगर का मतलब है कि मैं आपको अगर क्यूब के बारे में पढ़ा रहा हूं तो ये क्यूब बनाकर दिखा दूं, ये इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं कि मैडम फिगर दिखाओ, नहीं। पढ़ाते समय फिगर दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है कि बच्चे पाठ को समझ जाएंगे आसानी से। अगर आप बच्चों को क्यूब के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप जो फिगर है उसको बच्चों को दिखा देंगे ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। करिकुलम का मतलब क्या होता है? देखिए, करिकुलम का मतलब होता है एक स्कूल की चार दीवारी के अंदर जो भी काम होता है, प्रतिदिन के सभी अनुभव जो बच्चे एक स्कूल की चार दीवारी के अंदर प्राप्त करते हैं। करिकुलम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सिलेबस और दूसरा होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। सिलेबस को बोला जाता है स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट और इसे बोला जाता है को स्कोलेस्टिक, यानी सिलेबस शैक्षिक पक्ष और को करिकुलर एक्टिविटीज सह शैक्षिक पक्ष। चलिए, स्कूलिंग नॉलेज का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? लेटेस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है अब तक का एजुकेशन सिस्टम में? एनसीएफ 2005। कौन सा? एनसीएफ 2005। तो ये एनसीएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और यहीं से ही आपके एग्जाम में आएंगे। आपने अगर अभी तक बीटीएस कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो। इसके अंदर सीटेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ले लीजिए। उसी के अंदर से सारी शिफ्ट के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ये जो है हमारा रुपीज ओनली 400, ये 400 रुपए का है हमारा ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए, यानी 2 महीने में की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 400 रुपए, यानी 1 महीने के सिर्फ 200 रुपए। डेली का हिसाब लगाओगे तो 3-4 रुपए आएंगे। तो देर किस बात की है? ये ऐप इंस्टॉल करो, सीटेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज लो जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपीज है। आज के दिन के अंदर भी मैंने उसमें एसएसटी के 200 क्वेश्चन डाले हैं, ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डाले हैं और आप लोगों के लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 27 टेस्ट में डाल चुका हूं फुल लेंथ, यानी कि
हर सब्जेक्ट के सब मिलाकर टोटल 27 टेस्ट हैं और भी उसके अंदर डलते रहेंगे जब तक एग्जाम होगा आपका। तो देर किस बात की है, स्टूडेंट बहुत फायदा उठा रहे हैं इस ऐप का, कुछ नहीं होता 400 रुपीज में। तो नीचे जाइए, पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक दे रखा है, BTS कनेक्टेड ऐप इंस्टॉल करो और जल्दी से अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। अब प्यार बांटने से बढ़ता है, जितने नए स्टूडेंट हैं वो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो पूरी कराई है क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर।